तो लोकवित्त की विचारधारा और अवधारणा पर अगर फोकस किया जाए तो अर्थशास्त्री द्वारा लोकवित्त की विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है, जिसके फलस्वरूप लोकवित्त की विभिन्न अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का विकास हुआ। लोकवित्त की प्राचीन विचारधारा परंपरागत आर्थिक अवधारणा पर ही आधारित थी, परंतु समय के साथ साथ इस अवधारणा में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए एवं अंततः लोकवित्त की आधुनिक अवधारणा का विकास हुआ। लोकवित्त की सभी महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करते हैं। जैसे सबसे पहला प्राचीन या संस्थापक अवधारणा पर फोकस किया जाए तो कहा जा रहा है कि प्राचीन या संस्थापक अवधारणा की बात करें तो यह मूलतः परंपरागत आर्थिक विचारधारा एवं सिद्धांतों पर आधारित है। और जाहिर सी बात है, प्राचीन अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो परंपरागत ही होंगे। संस्थापक अवधारणा आर्थिक क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार के सरकार के हस्तक्षेप को अनुचित मानते हैं। अब देखिए, एक है प्राचीन अवधारणा, एक है संस्थापक अवधारणा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है कि संस्थापक अवधारणा को लेकर बात किया जा रहा है तो आर्थिक या क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार के सरकार हस्तक्षेप को अनुचित मानती है। इसमें विचार क्या कहते हैं, जो थिंकर हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि सरकार को न्यूनतम व्यय तथा न्यूनतम कर लगाने चाहिए। यह सरकारी व्यय को अनुत्पादक मानते हैं एवं इस बात पर जोर देते हैं कि कर बचत एवं निवेश के नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जेबीसी सबसे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है जी, सबसे ज़्यादा नाम आता है इनका। जैसे आप हमेशा पढ़ते होंगे रिकार्डो, कीन्स, जेबीसी, ठीक है। तो जेबीसी के अनुसार वित्त की सारी योजनाओं में सर्वोत्तम यह है कि जिसमें कम व्यय किया जाए और सभी करों में सर्वोत्तम कर वह है जिसकी धनराशि सबसे कम हो। अब एडम स्मिथ की बात करेंगे। देखिए, जेबीसी ने क्या कहा कि इस वित्त की सारी योजना में सर्वोत्तम वह है जिसमें कम खर्च किए जाए और सभी करों में सर्वोत्तम कर वह है जिसकी धनराशि सबसे कम हो। मतलब कम खर्च कम टैक्स। तो से का मतलब क्या होता है, कहना, नाम भी है से। तो से क्या कह रहे हैं कि कम खर्च कम टैक्स। लेकिन एडम स्मिथ और रिकार्डो का विचार क्या है कि गैर सरकारी व्यय उत्पादक होता है और सरकारी व्यय अनुत्पादक होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक कर एक बुराई है। देखिए क्या बोला, टैक्स की एक बुराई है और प्रत्येक सरकारी व्यय अनुत्पादक है। सरकारी संस्थापक अवधारणा के मुख्य विचार पे फोकस किया जाए। अगर बुराई अगर है होगा तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी बात उठेगी, वो चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर टैक्स अगर बुराई है तो समाज कल्याण कैसे होगा, समाज सुधार कैसे होगा। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री लोग बहुत सारी बातें कह गए। अब यहाँ पर अब इस बात को लेकर अदर पक्ष के अर्थशास्त्री को लेकर बात करेंगे तो वहाँ पर वो कहेंगे कि हाँ बुराई है, कैसे कि मनचाहा तरीके से जनता से टैक्स लिए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाते हैं, तो वो अपना भला अपना कल्याण कैसे करेंगे। नहीं तो ये भी तो सोचना, अगर वो बुराई वर्ड यूज किए तो क्यों, क्या सोचकर, क्या जैसे राजा महाराजाओं की बात करते थे, कोई सुविधा नहीं देते थे और टैक्स लेना भी है। अकाल पड़ गया, कोई सुविधा नहीं है, टैक्स तुमको देना भी है। लेकिन अभी अकाल पड़ जाए तो सरकार टैक्स छोड़ देती है। अब जैसे कोरोना महामारी में देखिए टैक्स छोड़ दिया, वो सारे को बोले चलो भाई जो लोग अगर कोई ईएमआई भरते नहीं भरना है चलो 6 महीने साल भर, चलो अच्छा लोगों का अनाज फ्री किया जाए, 2 महीने 3 महीने का कोई पैसा नहीं लिए जाए। तो क्या, तो इस तरह की सुविधा अगर होती है तो कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो वहाँ पर टैक्स बुराई का रूप नहीं हो। कहा जा रहा, अब जैसे संस्थापक अवधारणा के कुछ मुख्य विचार पर फोकस किया जाए तो कहा जा रहा बजट जो है सदैव संतुलित होना चाहिए जी। क्योंकि बजट अगर असंतुलित हुआ होता ना, हमेशा सुनने को मिलता बजट नहीं है, क्या बजट नहीं है जी। तो बजट
अगर संतुलित नहीं है, बजट का आकार भी छोटा होना चाहिए। बजट घाटा प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। देखिए, बजट क्या होना चाहिए? सदैव संतुलित होना चाहिए। बजट का आकार भी छोटा होना चाहिए तथा बजट घाटा प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर बजट घाटा बोलते ना, सरकार को बजट घाटा हुआ मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही। सरकारी निवेश अनुत्पादक होता है, अतः सरकार को निवेश कम से कम करना चाहिए एवं निजी निवेश पूर्ण रोजगार स्थापित करने में सक्षम होता है। बचतों पर पड़ने वाले समाज हेतु हानिकारक होते हैं, जैसे आयकर, मृत्यु कर आदि। उपभोग पर पड़ने वाले कर कम हानिकारक होते हैं। आधुनिक वैचारिक अवधारणा एवं आधुनिक सिद्धांत की अगर बात करें तो यहाँ किन्स का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आ रहा? किन्स का। क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे, क्या वो प्राचीन या संस्थापक अवधारणा की बात कर रहे थे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर किसकी बात करेंगे? अब कर रहे हैं तो आधुनिक विचार अवधारणा में आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं। तो आप देखोगे कि आधुनिक वैचारिक अवधारणा और आधुनिक सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें किन्स ने क्या कहा? ठीक है, जैसे कि आप देखोगे प्राचीन और संस्थापक अवधारणा को लेकर आप दो कई सारी बातों पर यहाँ पर फोकस करने का काम किया है ना। जेबीसी ने क्या कह दिया कि कम खर्च हो कम टैक्स लो, कम खर्च कम टैक्स। एडम स्मिथ और रिकार्डो ने क्या कह दिया भाई? तो यहाँ पर कह दिया गैर सरकारी भाई उत्पादक होता है, सरकारी भाई अनुत्पादक होता है। बहुत सारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने क्या कर दिया कि कर पूरा बुराई है भैया। लेकिन आधुनिक वैचारिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो किन्स द्वारा न सिर्फ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की स्वचालित पूर्ण रोजगार की मान्यता पर जमकर कुठाराघात किया, अपितु पूर्ण रोजगार निवेश में वृद्धि एवं समृद्धि दर को तीव्र करने के लिए लोक वित्त महत्ता को प्रमुखता से स्थापित किया। अब किन्स के सिद्धांत में निम्न अवधारणाएं विचार बिंदु देखने को मिलते हैं। तो ये जो भी पॉइंट बता रहे हैं किससे रिलेटेड होंगे? तो आपके किससे रिलेटेड? तो आधुनिक में किस अर्थशास्त्र को लेकर? किन्स को लेकर। तो किन्स क्या कह रहे हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थापना एवं निवेश बचत प्रक्रिया में समृद्धि हेतु सार्वजनिक निवेश का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। नहीं, अगर पूर्ण रोजगार की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बचत की प्रक्रिया में वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा में महत्वपूर्ण योगदान देता है या नहीं? सार्वजनिक निवेश गुणक प्रक्रिया के माध्यम से आय उत्पादन में वृद्धि करता है। सरकार सड़कों, रेलों, विद्युत, जनोपयोगी उद्योगों में सरकारी धन के व्यय करके समर्थ मांग को प्रोत्साहित कर सकती है। घाटे की वित्त व्यवस्था तथा जनता से उधार लेकर सार्वजनिक निवेश आर्थिक मंदी को दूर करने का कारगर उपाय है ना जी। सार्वजनिक निवेश आर्थिक मंदी को दूर करने का कारगर उपाय है। कुल मिलाकर किन्स ने लोक वित्त का महत्व को पूर्ण रोजगार, आर्थिक प्रगति, आर्थिक स्थिरता तथा संसाधनों के श्रेष्ठतर आवंटन हेतु स्थापित कर दिया। लर्नर द्वारा लोक वित्त की किन्सियन विचारधारा को क्रियाशील वित्त की अवधारणा के रूप में प्रतिपादित किया है। ठीक है, क्रियाशील वित्त में लोक वित्त की पद्धति का मूल्यांकन उसके क्रियाशील कार्यों के आधार पर किया जाता है। अब तो पहला था प्राचीन अवधारणा, दूसरा आधुनिक अवधारणा, और थर्ड यहाँ क्या फोकस करेंगे? सामाजिक राजनीतिक अवधारणा। ठीक है, सामाजिक राजनीतिक अवधारणा पे फोकस किया जाए तो इस अवधारणा के समर्थकों में वेगनर तथा एजवर्थ प्रमुख हैं। इस अवधारणा के विकास में लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से हुआ। याद है क्या बोला जा रहा है कि इस अवधारणा मतलब सामाजिक राजनीतिक अवधारणा पर फोकस किया जाए
तो इसके विकास में लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी राज्य की राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से हुआ। और नाम से पता चल रहा सामाजिक राजनीतिक मतलब समाज पर फोकस करना, समाज के कल्याण, लोकतांत्रिक पर फोकस करना। और इस धारणा अवधारणा कॉन्सेप्ट के अनुसार लोक वित्त का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए जिससे धन का हस्तांतरण निर्धनों के पक्ष में हो जाए, जिससे समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थापना हो सके, जिससे समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थापना हो सके। लोकवित्त की विशुद्ध अवधारणा, इस वैचारिक अवधारणा का प्रतिपादन सेलिगमैन द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, लोकवित्त की विशुद्ध अवधारणा पर फोकस किया जा रहा है। तो इसके अनुसार लोकवित्त की विभिन्न समस्या जैसे आय, व्यय, ऋण आदि पर तटस्थ रूप से विचार किया जाना चाहिए। इस विचारधारा में कोई आग्रह नहीं किया जाता है कि लोकवित्त नीति का उद्देश्य धन की असमानताओं को दूर करना ही होना चाहिए। वहीं अगर लोकवित्त का नए अवधारणा पर अगर फोकस किया जाए तो यह मसग्रेव द्वारा कहा जा रहा है कि लोकवित्त की परिधि में नवीनतम विचारों का समावेश किया। और मसग्रेव के अनुसार लोकवित्त के सिद्धांतों का मुख्य कार्य सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को कुशलतम बनाने हेतु नियमों के निर्माण से संबंधित होता है। तो देखिए मसग्रेव क्या कह रहे हैं कि लोकवित्त के सिद्धांतों का मुख्य कार्य क्या है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को कुशलतम बनाने हेतु नियमों के निर्माण से संबंधित होता है। अब मसग्रेव के अनुसार लोकवित्त के उद्देश्यों को 3 निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आर्थिक स्थिरीकरण, दूसरा आय का वितरण, तीसरा साधनों का आवंटन। आर्थिक स्थिरीकरण, आय का वितरण और थर्ड साधनों का आवंटन। तो मसग्रेव के अनुसार लोकवित्त के अंतर्गत ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है जिससे उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। हम इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में बजट की विभिन्न क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। नहीं अच्छा, और यहाँ पर ध्यान देना बाबू, एक बार में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, एक बार में पूरी तरीके से नहीं आएगा, इसको 2 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करना होगा, तब फिर मजा आएगा। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे लोकवित्त के सिद्धांत पर अगर फोकस किया जाए